नमस्कार, आप देख रहे हैं मेवाड़ क्रांति। मैं हूं धर्मेंद्र शर्मा। राजस्थान में उपचुनाव संपन्न हुए हैं। उदयपुर जिले के वल्लभनगर और धैर्यवद दोनों ही विधानसभाओं में विधायकों के निधन के पश्चात हुए उपचुनाव में बड़ा ही घमासान इस चुनाव में देखने को मिला। दोनों ही विधानसभाओं में शांतिपूर्ण मतदान पूर्ण हो चुका है। वहाँ के मतदाताओं का खूब खूब आभार कि शांतिपूर्ण रूप से उन्होंने लोकतंत्र के इस महापर्व का आनंद लिया। प्रशासनिक व्यवस्थाओं का भी धन्यवाद कि उन्होंने बड़े ही पारदर्शी रूप से इस चुनाव को संपन्न कराया। जैसा कि आप सभी विदित हैं कि वर्तमान में राजस्थान में अशोक गहलोत की कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में सरकार के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन दो चुनावों में जनता का रुख क्या है, जनता किसे चाहती है और आने वाले चुनावों में क्या परिणाम होने वाले हैं, ये सारी चीज़ें इस चुनाव से क्लियर होंगी। पहले हम बात करते हैं वल्लभनगर की, जहां पर 71% मतदान हुआ है, जो कि पिछले चुनाव से कम हुआ है। ये बड़ा ही चिंतन का विषय है। शायद हो सकता है त्योहारों का सीजन है, सर्दी का भी कुछ आगमन होने से ये चुनाव प्रभावित हुआ हो। वल्लभनगर में इस बार बड़ा ही विचित्र समीकरण और संघर्ष देखने को मिला। यहाँ पर दोनों राजनीतिक पार्टियों कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान की क्षेत्रीय पार्टियां आरएलपी और जनता सेना, जो कि उदयपुर जिले में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है, दोनों ने जबरदस्त टक्कर दी है। परिणाम 2 तारीख को हम सभी के सामने आने वाले हैं, परंतु इन कुछ घंटों के पूर्व हम ये चर्चा करना चाह रहे हैं कि आखिर क्या है वल्लभनगर की जनता का रुख। हम आप सभी के माध्यम से भी ये जानना चाहेंगे। आप सभी अपने कमेंट्स और अपने विचार इस हमारा जो विश्लेषण है, इस विश्लेषण में भेजें, ताकि हम सब देख पाएँ कि वास्तव में वहाँ की जनता क्या चाहती है। हमारा जो विश्लेषण है, उस विश्लेषण में हमने ये देखा कि कांग्रेस अपने आप में एक बड़ी पार्टी और जो परंपरागत कांग्रेस का वोट है वो कहीं भी बटा नहीं। कांग्रेस ने दिवंगत विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत की धर्मपत्नी प्रीति शक्तावत को सहानुभूति के वोट बटोरने के उद्देश्य से टिकट दिया। प्रीति शक्तावत परिवार वल्लभनगर विधानसभा में एक बड़ा नाम है। पूर्व गृह मंत्री और स्वतंत्रता सेनानी गुलाब सिंह शक्तावत साहब के पुत्र वधू हैं, तो एक बड़ा नाम, और कांग्रेस की ओर से वो प्रत्याशी थी। कांग्रेस का अपना एक वोट बैंक है, जाहिर है वो वोट बैंक उनको मिला होगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी वल्लभनगर में कई धड़ों में बटी हुई नजर आई। भारतीय जनता पार्टी का अपना वोट बैंक पहले ही महाराज रणधीर सिंह भिंडर के जनता सेना के बनाने से अलग थलग हो गया। उसके पश्चात पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े उदयलाल डांगी, उनकी फील्ड में अच्छी मेहनत थी, उसके बावजूद उनका टिकट कटा। उनके टिकट कटने पर वे बागी हुए और आरएलपी का दामन थामा। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने नया चेहरा हिम्मत सिंह जाला को आजमाया। तो इस तरह से परंपरागत जो सदियों से भारतीय जनता पार्टी का वोट वल्लभनगर विधानसभा में था, वो कहीं न कहीं 3 टुकड़ों में बढ़ चुका है। जो जनता सेना, भारतीय जनता पार्टी और अब उदयलाल डांगी के बागी होने से वो आरएलपी में चला गया। हनुमान बेनीवाल पहली बार इस मेवाड़ की धरती पर, मेवाड़ की राजनीति में आए। बड़े ही अनोखे अंदाज में उन्होंने इस मेवाड़ की राजनीति में प्रवेश किया। चारकदिया में जो उनकी सभा हुई, वहाँ हेलीकॉप्टर से आना, भारी लवाजमा, भारी भीड़ को इकट्ठा करने की उनकी योजना, वो उनकी कहीं न कहीं कारगर साबित हुई।
हालांकि विपक्षियों का यह कहना था कि ये जो भीड़ है वो कहीं न कहीं अन्य विधानसभाओं की या नागौर जो उनका संसदीय क्षेत्र है उस क्षेत्र की भीड़ है। खैर इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो 2 तारीख को जो मत पेटियां खुलने वाली है इससे स्पष्ट हो जाएगा कि वो भीड़ विधानसभा की थी या फिर बुलाई हुई भीड़ जुटी थी। प्रीति शक्तावत परिवार का अपना एक वजूद है। उस वजूद के आधार पर उन्होंने वल्लभनगर में सहानुभूति के वोट भी मांगे, क्योंकि दिवंगत विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत का निधन होने से ही उपचुनाव हुए हैं, तो वो शक्तावत परिवार के नाम से वोट, परंपरागत वोट और दिवंगत विधायक के नाम से भी एक अवसर प्रीति शक्तावत ने जनता से मांगा। स्वयं अशोक गहलोत मुख्यमंत्री कुराबड़ में जनसभा लेने आए, अच्छी भीड़ भी जुटी। माना जा रहा था कि ये भीड़ जो है वो कहीं ना कहीं प्रीति शक्तावत को मजबूत बना रही थी। फिर भी राजनीतिक हलचलों में ये चर्चाएं थी कि कांग्रेस की ओर से भीम सिंह, कुबेर सिंह और शक्तावत साहब के ज्येष्ठ पुत्र देवेंद्र सिंह शक्तावत, आप सभी ने टिकट मांगा था, तो कहीं न कहीं भितराघात का भी डर बना हुआ है। परंतु हम इस बात की पुष्टि नहीं कर पाएंगे कितना भितराघात हुआ होगा, परंतु परिणाम उसको स्पष्ट कर लेंगे कि किसने कितना काम किया। बात करते हैं जनता सेना की। महाराज रणधीर सिंह भिंडर, एक बड़ा नाम, चर्चित नाम, लोकप्रिय नाम, जनता से जुड़े हुए, जनता के बीच रहने वाले। उन्होंने अपनी चुनावी सभाओं में ये स्पष्ट कर दिया था कि जनता के लिए उनके राजमहल सदैव खुले हुए हैं और वे जनता के लिए काम करना चाहते हैं। उनकी जो सेना है वो जनता की सेना है, इसीलिए उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी का नाम भी जनता सेना रखा। लोगों का उनके प्रति जुड़ाव भी है। हमने स्वयं भी देखा कि वे जहाँ जा रहे थे लोग जुट रहे थे, बड़े बच्चे, माताएं, बहनें, युवा, सभी उनसे जिस तरह से आशीर्वाद ले रहे थे वो अपने आप में एक अनोखा और अलग ही दृश्य बनता है। युवा नेता रविंदर सिंह भाटी भी उनके समर्थन में आए। भाटी का राजनीति में इस तरह का प्रवेश अपने आप में एक पहला उदाहरण है। उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर है। देखते हैं कि वो क्या परिणाम लाती है। जैसा कि महाराज रणधीर सिंह भिंडर, जो पिछली बार गजेंद्र सिंह शक्तावत से मात्र 3400 या 3700 वोटों के अंतर से पराजित हुए थे, उस समय भी त्रिकोणीय संघर्ष था। वे दूसरे स्थान पर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी उस समय भी तीसरे स्थान पर थी। महाराज रणधीर सिंह भिंडर उस समय भी जो वोट लाए थे, यदि वो वोट पुनः अगर उन्हें मिलते हैं तो कहीं न कहीं संघर्ष और टक्कर में वे आगे निकलने की पूरी संभावनाएं रखते हैं। उसकी वजह यह है कि कांग्रेस का जो परंपरागत वोट बैंक है वो रावत समाज माना जाता है और इस बार आरएलपी ने रावत समाज में खूब सेंधमारी की है। यदि रावत समाज का ये वोट बैंक पूरा का पूरा आरएलपी की तरफ झुकाव करता है और पटेल समाज का वोट बैंक पहले से ही आरएलपी को मिला है, ऐसी संभावनाएं रही हैं और नया ऐसा वोट बैंक जो ओबीसी से जुड़ा हुआ था वो भी इस बार आरएलपी को मिला है, ऐसी चर्चाएं हैं। तो ऐसे में यदि रावत समाज का वोट बैंक प्रीति शक्तावत और उदयलाल डांगी में बढ़ता है तो उसका फायदा जनता सेना को मिलेगा और यदि वो वोट बैंक प्रीति शक्तावत को अधिक मात्रा में मिलता है, जो कि परंपरागत वोट बैंक है कांग्रेस का, तो प्रीति शक्तावत कहीं न कहीं अपना वजूद कायम करेंगी। प्रीति शक्तावत के जीत की उम्मीद कहीं न कहीं बढ़ जाएगी। और यदि रावत समाज जो कि
माना जा रहा है कि उदयलाल डांगी के साथ है। ओबीसी का वोट बैंक उदयलाल डांगी के साथ है। तो यह कहने में कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उदयलाल डांगी भी इस बार बाजी मार सकते हैं, जिस तरह से उनको समर्थन इस समाजों का मिला है। महाराज साहब का परंपरागत वोट बैंक उनका भिंडर, कानोड़ और ये क्षेत्र रहा है। वल्लभनगर में भी इस बार उन्हें कुछ अच्छा परिणाम देखने को मिला है। तो वहीं वल्लभनगर में आरएलपी ज़्यादा बाजी मारती नजर आई है। तो वहीं कुराबड़ का जो क्षेत्र है, बम्बोरा, इस तरफ कांग्रेस का वजूद अधिक है। तो आप ये देख सकते हैं कि 3 जो क्षेत्र हैं, इन तीनों क्षेत्रों में कांग्रेस, आरएलपी और जनता सेना अपना वजूद बनाए बैठी है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी किसी भी पंचायत समिति के जो क्षेत्र हैं, इनमें अपने आप को लीडिंग नहीं दे पा रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए कड़ा संघर्ष है। ये नहीं कहा जा सकता कि वे पिछड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का भी अपना एक वोट बैंक है, परंतु जैसा मैंने पहले विश्लेषण करके बताया कि भारतीय जनता पार्टी का वोट 3 हिस्सों में बढ़ चुका है, आरएलपी, जनता सेना और भाजपा। तो ऐसे में निश्चित रूप से जो नुकसान है वो कहीं न कहीं अधिकतर नुकसान वो भारतीय जनता पार्टी के मूल संगठन को यहाँ पर उठाना पड़ रहा है। चलिए हम बात करते हैं धरियावद की। धरियावद में दिवंगत विधायक गौतमलाल मीणा, जो कि भारतीय जनता पार्टी से थे और लगभग 24 से 25 हज़ार की लीड से वे विजयी हुए थे और वहाँ 69% मतदान हुआ है। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने नया चेहरा, परंतु राजनीति में अनुभवी खेत सिंह मीणा को प्रत्याशी बनाया और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने सहानुभूति के वोट बटोरने की कहीं भी कोशिश नहीं की और गौतमलाल मीणा के पुत्र कन्हैयालाल मीणा को टिकट नहीं दिया। वहीं कांग्रेस ने कहीं न कहीं सहानुभूति भी बटोरने की कोशिश की। कन्हैयालाल मीणा को टिकट नहीं देने की बात भी उन्होंने अपनी सभाओं में खूब उछाली और चुनाव के दिनों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिवंगत विधायक गौतमलाल मीणा के निवास पर भी चले गए। तो कहीं न कहीं वो जो गौतमलाल मीणा से जुड़ी हुई सहानुभूति है उसको खींचने की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस ने की है। वहीं बीटीपी और बीटीपी से ही जुड़े हुए एक अन्य प्रत्याशी भी धरियावद में चुनाव लड़े हैं और कांग्रेस से नगराज मीणा, जो कि पूर्व में विधायक भी रहे हैं और एक पुराना नाम है, उन्होंने फिर से अपनी किस्मत आजमाई की है। धरियावद का चुनाव, जैसा कि सभी राजनीतिक के विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है, माना जा रहा है कि एक सीधी टक्कर है, परंतु यहाँ पर बीटीपी और उनके एक निर्दलीय बीटीपी से जुड़े हुए जो प्रत्याशी हैं उनको कहीं भी कम नहीं आंका जा सकता है। वो दोनों ही पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं कांग्रेस और भाजपा, उनका गणित बिगाड़ने में बहुत बड़ा योगदान कर रही है। इसलिए धरियावद विधानसभा में भी कौन विजयी होगा ये स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। यदि बीटीपी कांग्रेस का परंपरागत जो वोट बैंक है, जो जनजाति समुदाय का वोट बैंक जो कि कांग्रेस से अधिक जुड़ा हुआ है, उसको अगर नुकसान पहुंचाती है तो निश्चित रूप से यहाँ कांग्रेस के लिए बड़ी हानि होगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी जो झल्लारा पंचायत समिति क्षेत्र है उसमें कहीं न कहीं मजबूत है। वहाँ पर भी बीटीपी ने इस बार काफ़ी मेहनत की है और युवाओं को बीटीपी और जो निर्दलीय प्रत्याशी रहे हैं जो कि बीटीपी के थे, उनकी ओर झुकाव होते हुए देखा गया है। इसलिए परिस्थितियां धरियावद में भी कहीं पर भी स्पष्ट नहीं है। कांग्रेस के लिए भी उतना आसान नहीं है जितना हम ये कह सकते हैं भाजपा के लिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की जो लीडिंग है 24,000 के लगभग वोट की, उससे कांग्रेस को पछाड़ना इतना आसान नहीं होगा। वो भाजपा का वोट बैंक है और पिछले चुनाव में कांग्रेस की पूरे राजस्थान में लहर होने के बावजूद भी गौतमलाल मीणा 24,000 या उससे अधिक मतों से विजयी हुए थे
तो वो जो लहर थी, उस लहर, कांग्रेस की लहर के विपरीत गौतम लाल मीणा इतने भारी मतों से विजयी हुए और वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है। तो कहीं न कहीं राज्य सरकार के खिलाफ भी कुछ वोट हुआ होगा। तो इसमें ये स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि धरियावाद में कौन विजयी होगा। फिर भी ये माना जा सकता है कि यदि बीटीपी ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया होगा तो यहाँ पर खेत सिंह मीणा जो है वो बाजी मार सकते हैं। हमारा ये विश्लेषण हमारा अपना है, हमारा अपना नज़रिया है। हम चाहते हैं कि आपका इस विषय पर क्या नज़रिया है। आपने भी विश्लेषण किया होगा, आप मतदाता हैं, आप स्वयं भी इस पर मंथन करें और हमें अपनी राय अवश्य भेजें कि हमने जो विश्लेषण किया वो कहाँ तक सही है। और आप अपना विश्लेषण हमें कमेंट्स ज़रूर करें ताकि हम भी आपसे कुछ सीख पाएँ। और इंतज़ार करते हैं 2 तारीख का क्या परिणाम होते हैं, आपका हमारा ये विश्लेषण कहाँ तक सही साबित होता है। धन्यवाद।